हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में प्रमुख भारतीय विद्रोह पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। भूमिका: ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय शासकों जैसे जमींदारी, राजा, रजवाड़े, कुलीन वर्ग आदि के खिलाफ 18वीं सदी में ही सामान्य नागरिक और कृषक तथा जनजातीय लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। कृषक आंदोलन के कारण ब्रिटिश की भू नीतियाँ एवं राजस्व की दमनात्मक वसूली आदि थी। यद्यपि अधिकांश विद्रोह पुलिस तथा सेना को मदद से दमन किया गया, परंतु भारतीय किसानों ने विभिन्न स्थानों पर अपना प्रतिरोध दर्ज करवाया। जनजातीय विद्रोह के कारण उनके परंपरागत अधिकारों का हनन था। आदिवासियों को वन पर परंपरागत अधिकार था, परंतु सरकार ने वन की नीति के तहत उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। अबकारी कर नामक जैसे करों की दमनकारी वसूली भी इन विद्रोह का कारण बनी। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया। फलतः समय समय पर विभिन्न जन विद्रोह हुए। प्रमुख जन विद्रोह या सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770 से 1820 के कार्यकाल में। अन्य स्रोतों में 1763 से 1800 ईस्वी दिया गया है। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक शोषण और अकालों की निरंतरता, अंग्रेजों की लूट खसोट, आर्थिक मंदी और राजनीतिक अशांति एवं तत्कालीन कारण अंग्रेज द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध था। सन्यासी प्रभाव क्षेत्र ढाका, रंगपुर और मैमनपुर थे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह एवं देवी चौधरानी थे। 1770 के अकाल के बाद तो इतना तीव्रगामी विद्रोह किया गया कि 1773 में विद्रोहियों ने समांतर सरकार बना ली। वकीम चंद चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद माठ में कथनात्मक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। फकीर विद्रोह यह बंगाल में 1776 से 77 के बीच में हुआ। यह एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट द्वारा किया गया। इस विद्रोह के नेता मजनू शाह ने अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। मजनून शाह की मृत्यु के पश्चात आंदोलन की वागडोर चिराग अली शाह ने संभाली। राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने आंदोलन का सहयोग प्रदान किया। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन की सहायता की। कालांतर में इस आंदोलन के समर्थकों ने हिंसक गतिविधियां प्रारंभ कर दी, जो कि अंग्रेजी फैक्ट्रियों एवं सैनिक साजो सामान पर केंद्रित थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष तक अंग्रेजी सेनाओं ने आंदोलन का कठोर पूर्वक दबा दिया। इसके बाद पाइक विद्रोह यह 1870 से 1825 के बीच में हुआ। यह विद्रोह उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले से शुरू हुआ था। बक्सी जगबंधु विद्याधर ने नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया, जो खुदा के राजा के सैन्य कमांडर थे। पाइक जाति को परंपरागत रूप से खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियां के लिए मुक्त भूमि का आवंटन किया जाता था। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी। अन्य कारणों में भारतीयों से अंग्रेजों द्वारा जबरन वसूली और उत्पीड़न भी शामिल रहा, जिससे यह आंदोलन आकर्षित हो उठा। 1825 में इस आंदोलन का पूर्णतः दमन कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2017 से 18 में इस विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर एक भाव समारोह मनाने की घोषणा की गई है। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच में असम में हुआ।
1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था, जिसे असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। परिणाम स्वरूप विद्रोह फूट पड़ा। 1828 से 1830 तक अहोम ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु विद्रोह सफल ना हो सका। अंग्रेज अधिकारियों को गोमधर कुंवर को गिरफ्तार कर अंततः विद्रोह को दबा दिया गया। 1830 में अहोम ने कुमार रूपचंद के नेतृत्व में दूसरा विद्रोह की योजना बनाई, परंतु इससे पहले विद्रोह होता कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया। इस तरह अहोम विद्रोह शांत हो गया। फराजी या फौराजी विद्रोह 1838 से 1857 तक यह बंगाल में हुआ था। फौराजी विद्रोह का सूत्रपात शरियतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया। इसका प्रचार प्रसार शरियतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन दादू मियाँ ने किया। फौराजी विद्रोह विद्रोही सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक के थे। साथ ही यह आंदोलन अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने एवं जमींदारों को बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। फौराजी उपद्रव 1838 से 57 तक चलते रहे तथा अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी आंदोलन में शामिल हो गए। कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी तक चला। यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना था, परंतु अंग्रेजों को पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तन हो गया। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल यानी सियोन साहिब एवं उसके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुआ। 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य राम सिंह कूका के नेतृत्व में विद्रोह ने जोर पकड़ा। 1869 ईस्वी में राम सिंह कूका के नेतृत्व में फिरोजपुर में पहला विद्रोह हुआ। यह एक राजनीतिक विद्रोह था और अंग्रेजों सत्ता को उखाड़ फेंकने और इस विद्रोह का मूल उद्देश्य था। 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह इस आंदोलन पर नियंत्रण पा लिया गया। कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे। इन आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सामानों और स्कूलों को बहिष्कार किया कर सकते हैं। कूका आंदोलन में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व मौजूद थे। 24 सितंबर 2014 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कूका आंदोलनकारियों को वीरतापूर्ण कार्यों में संपन्न और पहचान देने हेतु एक संस्मरणीय स्टंप जारी किया था। नोट में बाबा राम सिंह कूका ने नामधारी आंदोलन 12 अप्रैल 1857 को चलाया था, जिससे मद्यपान निषेध और गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था। गडकारी विद्रोह 1844 में हुआ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह आंदोलन हुआ। गडकारी लोग मराठों के किले में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे। इस विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया था। गडकारियों ने रामगढ़ तथा भूदरगढ़ के किलों को जीत लिया था। सरकार को गडकारियों के विरोध को दबाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कित्तूर या चेन्नम्मा विद्रोह 1824 से 29 तक हुआ था। यह विद्रोह 1824 से 29 के दौरान कित्तूर यानी कर्नाटक नामक स्थान पर हुआ। यहाँ के स्थानीय शासक राजा मालसाज के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकारियों को मान्यता नहीं दी। फलस्वरूप दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा ने इस विद्रोह को उठा दिया। 1824 के अंत तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। 1829 में
रानी चेन्नम्मा ने गवर्नर रनियान के नेतृत्व में एक बार पुनः विद्रोह कर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी दबा दिया और रानी चेन्नम्मा को कैद कर लिया गया। नोट में बेघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है। वेल थम्पी का विद्रोह सरवनकोर यानी केरल के महाराजा को अंग्रेजी शासकों द्वारा सहायक संधि करने के लिए विवश करने के प्रत्युत्तर में था। जनजातीय विद्रोह या खेड़ एवं सवार विद्रोह। खेड़ जनजाति के लोग उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। खेड़ लोगों के विद्रोह का मुख्य कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगाने का भय और उनके क्षेत्र में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश। खेड़ों से प्रचलित नरबलि प्रथा और मौर्य पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना आदि था। खेड़ विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। 1855 में चक्र बिसोई लापता हो गए, जिसके बाद 1856 में राधाकृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू किया गया। 1857 में दंड सेना को फांसी पर लटका दिए जाने के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। कोल विद्रोह यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। इस विद्रोह को स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था। विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण उस इलाके के जमींदारों और ठेकेदारों द्वारा भूमि को अत्यधिक बढ़ाना था। साथ ही अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था और छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों को भूमि न देकर डिकुओं यानी बाहरी लोगों को उच्च लगान पर भूमि देने के कारण कबीले के सरदार और अन्य आदिवासी अपने सत्ता और भूमि से वंचित हो गए और उन्होंने विद्रोह का रुख अपनाया। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, कोरवा, ओहो, महाली आदि जनजातियां निवास करती है। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। लूटमार और तबाही इसके विद्रोह का प्रमुख ढंग थे। यह विद्रोह सिंहभूम और पलामू, हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में उन्होंने भीषण संघर्ष किया। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 में इसका नेतृत्व किया। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा। बाद में इसे कुचल दिया गया। हुल संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच। इस विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धो और कान्हू थे तथा इस विद्रोह का प्रमुख नेता दमन एको संथाल प्रागना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियां का क्षेत्र में था। संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों जैसे बीरभूम और बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर इत्यादि में फैले थे। संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजों अदालतों से न्याय न मिलना था, देरी से मिलना और अपनी जमीनों से बेदखल किया जाना आदि रहे। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। इस विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान भी संथालों का समर्थन और सहायता कर रहे थे। विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था कि विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन को लूटकर आग लगा दी। अगस्त 1855 में सिद्धो और फरवरी 1856 में कान्हू पकड़ा गया। ब्रिटिश सरकार ने बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद
नवंबर 1856 में विविधता संथाल परागन जिला की स्थापना की गई और एसली एंडेन को प्रथम जिला न्यायाधीश बनाया गया। अंग्रेज सरकार ने भूमि के स्वामित्व जनजातियों के लिए निर्धारित करते हुए उनके संरक्षण हेतु भूमि कानून, स्थान प्रागना और कस्तकारी अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत किसी संथाल और गैर संथाल को भूमि आंतरण करना गैर कानूनी हो गया। मुंडा विद्रोह यह 1899 से 90 तक चला। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड में स्थित है। यह क्षेत्र में इस अवधि के सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं ने पारंपरिक भूमि व्यवस्था और कूटकाटी एवं एक तरह की सामूहिक खेती और जमींदारी और व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के लिए विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलन विद्रोह या महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। सन 1899 में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जनजाति का शासन फिर से स्थापित करने के लिए ठेकेदारों और जगीरदारों को राजाओं और हकीमों के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान कर दिया गया। ब्रिटिश समर्थकों ने मुंडा जनजाति के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को सी भूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। जून 1900 ईस्वी में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन का परिणाम यह रहा कि आदिवासियों को कुछ रियासत मिली और खूट-काटी अधिकारों को मान्यता मिली और मेठ बेगारी यानी जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चुआर विद्रोह यह 1768 में हुआ था। बढ़े भू-राजस्व और अकाल एवं अन्य आर्थिक संकटों के कारण मेदिनीपुर जिले यानी बंगाल में यदामी जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजों प्रशासन के विरुद्ध 1768 में हथियार उठा लिया। इनका नेतृत्व दल भूमि और कैलापल, ढोलका तथा बाराभूस के राजाओं ने मिलकर इसे शुरू किया था। धतत्व है कि 1760 में संपूर्ण मेदिनीपुर जिले पर ब्रिटिश कंपनी का कब्जा हो गया और 1765 में आसपास के क्षेत्र और महल पर कब्जा भी हो गया था। 1768 में दल भूम के शासक जगन्नाथ दल ने अपने क्षेत्र को उजाड़ कर वरीन कर दिया ताकि कंपनी को इस क्षेत्र में अधिकार करने पर कुछ लाभ प्राप्त ना हो। चुआरों से संगठित कर उसने कंपनी के विरुद्ध बगावत कर दिया। बगावत का बिगुल बजाते ही ढोलका और कैलापल तथा बारभूसा के राजाओं ने जगन्नाथ दल का साथ दिया। नवाबगंज और झरिया के राजाओं ने कंपनी को राजस्व न देने की घोषणा कर दी। लगभग 3 दशक तक कंपनी चुआर विद्रोह से अशांत रही, किंतु धीरे धीरे यह विद्रोह शांत हो गया। खासी विद्रोह यह 1827 में और 1833 के बीच में हुआ था। बंगाल के पूरब में जायतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ मेघालय के बीच खासी लोग निवास करते थे। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। असम और सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। खासी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया और अन्य लोगों की सहायता से विद्रोह कर दिया गया। सन 1833 में सैन्य कार्रवाई द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। रामोसी विद्रोह यह 1822 में, फिर 1825 में, फिर 26 तक चला, फिर 1829 से 41 तक चला। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल और भूख की समस्या से जूझ होकर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में रहने वाली
आदिम जनजाति रामोसी ने उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह को नेतृत्व चीरत सिंह और नरसिंह दत्तोत्रेय मेतकर के द्वारा प्रदान किया गया। 1822 में चीतर सिंह के नेतृत्व में रामोसियों ने सतारा के आसपास का क्षेत्र लूट लिया गया। फिर से 1825 से 26 में पड़े भयानक अकाल से प्रभावित रामोसियों ने इसे उमाजी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रारंभ कर दिया गया। कालांतर में सितंबर 1839 ईस्वी में सतारा के राजा प्रताप सिंह को पदच्युत कर देने के एवं उनके देश निष्कासन से पर विद्रोह पुनः भड़क उठा। 1840-41 में बड़े दंगे हुए और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने विद्रोह कर बदामी के दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। अंग्रेजी सेना ने बाद में विद्रोह को दबा दिया। रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में रंपा में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकरों द्वारा शोषण और वन कानूनों का उल्लंघन और सूदखोरी बेगारी के विरुद्ध था। रंपा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1922 के और 24 के बीच में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया, जो गैर आदिवासी नेता थे। सीताराम राजू को गांधी की असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई, लेकिन वे आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते थे। विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध की नीति का अनुसरण किया गया। मणिपुर नागा विद्रोह। यह विद्रोह इस आंदोलन का प्रारंभ रंगमोई जंदो नाग ने किया था। यह आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता में लाना था और पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना तथा प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना आदि था। अगस्त 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जंदो नाग को फांसी दे देने के बाद इस आंदोलन को 17 वर्षीय नागा युवती गैड नलवू ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। गैंडी नलू ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा और कष्टकारी करों का कानूनों की अवज्ञा करने का आदेश दिया। अक्टूबर 1932 में गैंडी नलू ने गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद गैंडी नलू को रिहाई हुई। जवाहर नेहरू तथा आज़ाद हिंद फौज ने गैंडी नलू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। रानी ने जद्दो नाग के धार्मिक विचारों के आधार पर होक पंथ की स्थापना की। विभिन्न वर्षों में किसान आंदोलन। नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला। कृषक आंदोलनों ने इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह बंगाल का नील विद्रोह था। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश किया जाता था। इनकार करने पर किसानों को नील बागान मालिकों को दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। नील विद्रोह की पहली घटना यह बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुआ। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती को बंद कर दी। हिंदू और मुसलमान किसानों ने मिलकर विरोध में हड़ताल आयोजित कर प्रेस मिशनरियों ने हड़ताल का समर्थन किया। अपवाद स्वरूप छोटे जमींदार महाजन भी इस विद्रोह के समर्थन में शामिल थे। 1860 में नील आंदोलन नदिया और पवाना, खुलाना, ढाका, मालदा और दीनजापुर
यादी क्षेत्रों में फैल गया। किसानों को एकजुटता के कारण बंगाल में नील कारखानों को बंद होने लगे। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया तथा समाचार पत्रों को हस्तर पर इस आंदोलन का सहयोग हिंदू पैट्रियाट हरिचंद्र मुखर्जी ने किया। नील समस्या की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 1860 में नील आयोग का गठन का आदेश दिया गया, जिसके बाद विद्रोह समाप्त हो गया। पवाना विद्रोह 1873 से 76 तक चला। बंगाल में पवाना क्षेत्र में यह विद्रोह जमींदारों को शोषणकारी रवैये के विरुद्ध हुआ था। जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पवाना जिले में यूसुफ शाही परागने में एक किसान संघ का गठन किया गया, जिसमें किसानों का गठित करके लगान न देने और जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे में खर्च हेतु चंदा एकत्र करने जैसे कार्य किए गए। आंदोलनकारियों का उद्देश्य यह था कि साहूकार और ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पात्रों और डाकरियों आदि को छीनकर नष्ट करना है। यह विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, क्योंकि यह आंदोलन न तो जमींदार विरोधी था और न ही उपनिवेशवाद विरोधी था। किसानों ने इस आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक आज्ञाकारी भाव था। आंदोलन में किसानों को नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी को रैयत होना चाहते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी और R.C. दत्त, इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली आदि ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। पवाना विद्रोह का मुख्य नेता ईशान चंद्र रॉय और केशव चंद्र रॉय तथा शंभुनाथ पाल थे। ढक्कन विद्रोह यह 1874 से 75 ईस्वी में शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर ढक्कन जिले में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। इसके साथ साथ अमेरिका के नागरिक युद्ध की समाप्ति 1864 के बाद कपास के निर्यात में कमी आई और बावजूद इसके सरकार अभी भी किसानों से ऊंचे भू कर वसूल कर रही थी, जो कि विद्रोह का कारण बन गया। दक्कनी साहूकारों में अधिकांश बाहरी और मरवाड़ी गुजराती थे। लगान अदायगी के लिए किसानों को कर्ज लेना होता था। कर्ज देने के बदले साहूकार किसानों को घर और जमीन अपने पास गिरवी रखते थे। इस तरह किसान महाजनों को चंगुल में फंस जाता था। किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह का झंडा गाड़ दिया और शोषणकारी दस्तावेजों और इसमें इकरारनामे, कर्ज की प्रतियां और आदि शामिल थे, जिसे नष्ट कर दिया गया। किसानों ने महाजनों और की दुकानें से खरीदारी करने तथा उसके खेतों में मजदूरी करने से इनकार कर दिया गया। नाइयों, धोबियां और चर्मकारों ने भी महाजनों की किसी भी प्रकार की सेवा करने से इनकार कर दिया गया। 1859 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम द्वारा किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए गए। साथ ही दीवानी विधि सहित की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ऋण की पुनः यादगी में समर्थन किसानों को बंदी बनाने से मुक्त रखा गया। पागलपंथी विद्रोह यह बंगाल में हुआ। यह विद्रोह उत्तरी बंगाल में करम शाह द्वारा चलाया गया था। अर्ध धार्मिक प्रकृति का था, जो कि सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों का समर्थन हेतु था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों को शोषण के विरुद्ध कृषकों को नाराजगी थी। इस विद्रोह का क्षेत्र शेरपुर से लेकर गारो की पहाड़ियां तक था। 1825 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता करम शाह के पुत्र टीपू शाह ने काश्तकारों के समर्थन में जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर उन्हें
गाड़ों पर आक्रमण कर दिया गया। 1850 तक क्षेत्र उपद्रवग्रस्त बन रहा था। मोपला विद्रोह यह 1836 में अगस्त और दिसंबर 1921 में फिर हुआ। केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया। मोपला लोग मालाबार तटीय क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म के धर्मांतरित अरबी और मलयालम मुस्लिम थे, जो कि निम्न दर्जों से किसान थे। अपने पहले चरण में यह विद्रोह अन्य विद्रोही से इस रूप में भिन्न था कि इसके शेषकों और शेषितों ने धर्म में अंतर था। इस क्षेत्र में महाजन और जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे, चूंकि ब्रिटिश शासन जमींदार समर्थक था। जमींदारों को लगान की दरें बढ़ा दी गई, किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया गया। विरोध स्वरूप मोपला किसानों ने जैन मियों यानी हिंदू जमींदारों की हत्या करना और संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। मोपला विद्रोह के दूसरे चरण अगस्त से दिसंबर 1921 में मोपलाओं के खिलाफत नेता मुदलियार के नेतृत्व में अंग्रेज एवं जमींदार के विरुद्ध विरोध कर दिया गया। 1921 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने शौकत अली और गांधी जी और मौलाना आजाद ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया। मोपला विद्रोह की उग्रता देखते हुए सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी। धार्मिक गुरुओं और खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता याकूब हसन और यू गोपाल मेनन ने पी मोसाइन कोया और के माघवन नैयर को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, अतः मोपला विद्रोह कुचल दिया गया। इस हिंदू को अंग्रेजी विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया है। 20वीं सदी के किसान आंदोलन। किसान सभा आंदोलन अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों के जमींदारों और तुलुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के सदस्य ने किया। गौरी शंकर मिश्र तथा इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने इन्हें सराहनीय योगदान दिया है। कुछ स्रोतों में 1917 भी पढ़ने को मिलता है। इस किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिगुरी लाल सिंह और दुर्गा पाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1919 में किसानों द्वारा विरोध की सबसे अधिक संगठित नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कार्यविधि की गई। बाबा रामदेव ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा 1920 में गठन किया गया। इस सभा ने किसानों को बेदखली भूमि न जोतने तथा बेगार न करने की अपील की। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूर गांव था। किसानों ने बाजारों और घरों एवं अनाजों की दुकान पर धावा बोलकर उन्हें लूट लिया और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें भी हुई। रायबरेली और फैजाबाद के सुल्तानपुर तथा गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बना। किसान सभा आंदोलन के विशिष्टता यही थी कि इसमें ऊंची और नीची जातियों ने किसान से मिलकर भागीदारी की। एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 के अंत में और 1922 के प्रारंभ में अवध का किसान आंदोलन हरदोई और बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। इस आंदोलन के कारण किसानों की जोत भूमि पर उसका दखल संबंधी अधिकार न होना था। अस्थायी या अत्यधिक लगान के अतिरिक्त भूस्वामियों द्वारा शुल्क और उपाकर, भेंट, जबरिया, मजदूरी आदि लिया जाता था। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन का मुख्य बात यह था कि इसमें छोटे काश्तकारों के साथ छोटे जमींदारों भी शामिल थे। एका आंदोलनकारी नेताओं का राष्ट्रवादी द्वारा निर्धारित अहिंसक नीति में विश्वास कम था, इसीलिए कालांतर में दमनात्मक कार्रवाई के चलते यह आंदोलन अलग थलग पड़ गया। 1922 तक सरकार ने इस आंदोलन को दमन कर दिया।
बरदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। सूरत और गुजरात के बरदोली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया। गुजरात के किसान आंदोलन में कुणबी और पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसान ही नहीं बल्कि काली पराज और अवेस्तन जन भी शामिल थे। बरदोली के मेहता बंधुआ, कल्याण कांजी और कुबराजी और दयालजी देसाई ने किसानों के समर्थन 1922 के आंदोलन में चलाया गया था। लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद भी लगान पुनरीक्षित अधिकारियों ने इसे 30% की वृद्धि कर दी थी और इसके सिफारिश पर जिसका कांग्रेस नेताओं द्वारा भारी विरोध किया गया, बरदोली जांच समिति का भी गठन किया गया। आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बरदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। फरवरी 1928 में बरदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला तथा बढ़ी हुई लगान राशि के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर जांच करने की मांग की गई। पटेल द्वारा लगान का अदायगी हेतु किसानों को संगठित किए जाने के बाद किसानों ने हिंदू मुस्लिम गीता एवं कुरानों की कस्में खाई। किसानों को नरम दल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का पूरा सहयोग मिला। बम्बई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया। साथ ही रेल कर्मचारियों ने भी हड़तालें आयोजित कर दी। सरकार ने 30% लगान का बढ़ोतरी को घटाकर 21.97% कर दिया गया भी और जनमत लगातार सरकार विरोधी होता जा रहा था। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के बरदोली मामले की जांच का एक न्यायिक अधिकारी से कराई गई। जांच रिपोर्ट में उसने लिखा कि 30% लागन बढ़ोतरी गलत थी, इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया है। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बरदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं ने ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में इसका गठन किया गया। 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना जिसे अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रो एन.जी. रंगा महासचिव नियुक्त किए गए थे। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन में लिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जमींदार वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से किसानों को बचाना था और साथ ही भूस्वामित्व की समाप्ति और राजस्व लगान में कमी करना और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान कराना इसकी मुख्य मांगे थी। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था। 20वीं सदी का यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन का कारण बंगाल भू राजस्व आयोग यानी फ्लाउड आयोग तथा तेभागा सिफारिशों को लागू करवाना था। इसमें बटाई दरों ने यह मांग की कि दिए जाने वाली भूमि किराए के रूप में जुताई का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 कर दिया जाए और हिस्सा बांटने तक उपज बटाईदार खमार ही रहेगी। यह इस आंदोलन के नेता कंपा राम सिंह और भवन सिंह थे। बंगाल किसान सभा के नेतृत्व सभाओं एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा तेभागा चाहिए, हमें 2/3 भाग चाहिए एवं इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। इस आंदोलन में जोतदारों और बटाईदारों के बीच हिंसक संघर्ष जन्म दे दिया। जब सुहारवादी सरकार ने बरगदरा विधायक प्रस्तुत किया तो आंदोलन की नीति पकड़ ली और लेकिन शीघ्र ही सरकार किसानों के दमन पर उतर आई और पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई।
1949 में सरकार ने वर्गदार अधिनियम बनाया और किसानों को अधिकांश मांगे मान ली गई। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के बीच में चला था। इस समय तेलंगाना हैदराबाद रियासत का ही अंग था। यह तेलुगु भाषी किसानों का विद्रोह और जमींदारों के समर्थक पुलिस और उसके गुंडों के प्रति था। यह विशेषकर नालकोंडा और किसानों के हिंसात्मक विद्रोह किया गया। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण कुमरैया की पुलिस द्वारा हत्या की गई थी। इसकी शहादत के आद में अति उग्र तरीके से कम्युनिटी पार्टी अंधसभा संघर्ष छोड़ दिया और गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष जारी रखा, जो 1951 तक किसी न किसी रूप से चलता रहा। 1857 के विद्रोह के समय ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्त हुआ था? तो यह हुआ था नील विद्रोह। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो यह थे दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिमचंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मार्ट में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो यह किया गया है सन्यासी विद्रोह को। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यह किया गया था ठक्कर बापा के द्वारा। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले होगा 2 यानी संथाल विद्रोह, फिर उसके बाद सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन दंगे। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो यह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? यह किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। बेलूपंथी बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह किया गया था केरल में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो इस जनजाति का नाम था कुकी जनजाति। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में विभिन्न भागों में हुए आंदोलन का सही क्रम क्या है? तो पहले था बल्लार सिपाही बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर हुआ था बेलोर का सिपाही विद्रोह, फिर कच्छ का विद्रोह, फिर हुआ था कोल विद्रोह, फिर हुआ था संथाल विद्रोह। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बिरसा मुंडा। महात्मा गांधी व उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो यह आदिवासी नेता थे जागो नाग नेता थे। पागलपंथी की स्थापना किसने किया था? तो यह किया गया था करमा शाह के द्वारा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया गया था? यह हराया गया था मेजर बारो को। फराजी कौन थे? तो फराजी एक क्या थे? तो यह थे हाजी रही सही आहुतुल्ला के अनुयायी थे। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? यह किया गया था बुद्धो भगत के द्वारा। वधेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वधेरा विद्रोह यह हुआ था बड़ौदा में। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 यानी संथाल प्रांगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि आतरण करना गैर कानूनी हो गया। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 का अहोम। यह हुआ था 1828 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में और संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में। मोपला विद्रोह
1921 में हुआ था।